बेटा पढ़ना स्टार्ट करें फटाफट से। आज हमें हरियाणा जी के पढ़नी है। अब शनिवार को भी क्लास रहा करेगी और मैं कोशिश करूंगी अपना एक चैप्टर जो है, जो भी शुरू हो रखा है या जो चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कराया था, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन हरियाणा। हरियाणा में औद्योगिक संरचना, उद्योग धंधों की बात की थी और सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था गुरुग्राम को। गुड़गांव जिसमें हब है, इंटरनेशनल लेवल की जितनी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, सबने अपने हेडक्वार्टर्स हमारे हरियाणा के गुड़गांव में बनाए हुए हैं। क्योंकि गुड़गांव एक टाइम पर बेटा सस्ती जमीनें थी, आज गुड़गांव पहुंच से बाहर है। किसी नॉर्मल आदमी की बस में नहीं है वहां जमीन खरीदना, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई। गुरुग्राम एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है जो कमाई में सबसे ऊपर है और इसकी कमाई की बराबरी पर कोई भी जिला नहीं आता। इनफैक्ट इससे लगता ही एक जिला फरीदाबाद। ये दोनों इतना रुपया कमाते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे ये सरकार को टैक्स के फॉर्म में वापस कर पाते हैं। टैक्स तब दोगे ना जब कमाओगे। इतना रुपया कमाने के लिए उद्योग धंधों का होना जरूरी है। यहाँ बेटा हमारी ना हैवी इंडस्ट्रीज, मैं ये नहीं कहती कि हरियाणा बहुत हैवी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जितना भी है, अगर हम देखें किसी भी जिले को कंपेयर करें तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा हैवी मशीनरी, जिसमें रेलवे के उपकरण, जेसीबी, ट्रैक्टर, बाइक बड़े लेवल पे बनाई जाती हैं। गुड़गांव का जब भी जिक्र आएगा, मारुति ने गुड़गांव का चेहरा बदल दिया। मारुति आप सब जानते हो, 2 प्लांट अकेले कहाँ लगे हुए हैं, एक मेन गुड़गांव में और एक मानेसर में, तीसरा प्लांट हरियाणा के खरखौदा सोनीपत में। कल हम यहाँ तक पढ़ाए थे और हमने ये मारुति सुजुकी, जापान की कंपनी, 1971 MUL मारुति उद्योग लिमिटेड, 1971 81 में इसने कोलैबोरेशन किया, एक यूनिट बनाई कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और 82 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। सारी बातचीत चल रही थी जापान से। जापान की कंपनी का नाम था सुजुकी और 82 के बाद से इसका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। आज की इस डेट में हम देखें तो हमारे टोटल मार्केट में जितनी गाड़ियां दौड़ती हैं उसकी 44% आज भी सुजुकी की हैं। रीसेल वैल्यू ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों का विश्वास है और सस्ती पड़ती हैं, खूब चलती हैं, दोबारा यूज करके भी आदमी जब तीसरे को बेचता है तो भी कुछ ना कुछ कमा ही लेता है। तो मारुति का बहुत बड़ा कामकाज है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, फार्मा का मतलब होता है बेटा जो फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें दवाइयां आती हैं। हरियाणा में दवाइयों का बहुत बड़ा कामकाज है, करनाल में बहुत बड़ा कामकाज है, लेकिन क्योंकि गुड़गांव पढ़ रहे थे, गुड़गांव में फार्मास्यूटिकल्स का बड़ा कामकाज है। और एक आदमी था जिसका नाम था इली लिली, ये उसका नाम था, अमेरिका का था। इसने अपना कामकाज शुरू किया, काम को फैलाया और इसकी नजर में आ गया हमारा गुड़गांव, तो इसने गुड़गांव में अपना एक कामकाज शुरू कर दिया इली लिली इंडस्ट्रीज के नाम से। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक आती जाएगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज बेटा ये याद करने की चीज है कि कहाँ कौन सा प्लांट लगा हुआ है। चलो देखो जरा पेज नंबर बताओ मुझे। 29 पर हम पहुंचे थे, परिचय इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। 29 पेज पर ऊपर से हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम पहुंच गए थे इली लिली पर ना, हाफ पढ़ लिया। 9वें पॉइंट का सेकंड पॉइंट था, 9वें नंबर वाले का। IMT खरखौदा कल ही पढ़ा था, आगे पढ़ो। इली लिली अंडरलाइन करो। 1976 हरियाणा बनने के 10 साल बाद, हरियाणा कब बना, 66, तो उसके 10 साल बाद अंडरलाइन करना। अमेरिका यहाँ का था बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट, इली लिली। फार्मास्यूटिकल्स टिक कर लो, फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयां आती हैं। फार्मेसी सुना होगा ना, फार्मेसी, बी फार्मा करते हैं कुछ लोग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा, फिर देखो वो अपनी ये केमिस्ट की दुकान खोल के बैठ सकते हैं। तो ये इसका संबंध किससे है, मेडिसिन से, फार्मास्यूटिकल्स। तो टिक करना है 1976 अमेरिका, इली लिली फार्मास्यूटिकल्स, बस पढ़ो। से संबंधित कंपनी स्थापित की गई हरियाणा के गुरुग्राम में, अंडरलाइन करो, गुड़गांव में। जैविक औषधि क्या होती है बेटा, जैविक, हाँ, जो इस तरह की दवाइयाँ जिनमें बहुत महंगे और इस तरह के केमिकल्स टाइप के सॉल्ट्स ना डाले जाएं। तुम्हें पता है ना दवाइयाँ 2 तरह से काम करती हैं, इनके सॉल्ट सेम होते हैं, नाम बदल देते हैं। विदेशी हैं तो महंगी मिल जाती है, अदरवाइज सस्ती होती हैं। तो ये टिक कर लो, जैविक औषधियों का परीक्षण। जेनपैक्ट पे आ जाओ। अभी दिल्ली पुलिस में अभी जो पेपर चल रहे थे, एक सेट में आया था BPO का फुल फॉर्म, तुम्हें पता है इसका मतलब, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको अपनी भाषा में बात करें बेटा, ठेके पे देना।
जिसे कहते हैं ना भाई ठेका प्रथा, जिसमें क्या होता है, शराब वाला नहीं, काम का ठेका दे देना। तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे सारे काम बेटा एक आदमी नहीं कर सकता, वरना वो फेलियर होगा। आदमी ना बड़े समझदार हो गए, वो अपने काम को बांटने लग गए। जैसे सारे काम करने में एक कंपनी के ऊपर बहुत जोर आएगा, तो कंपनी क्या करती है, वो सस्ती सेवाएं ले लेती है और अपने काम को बाहर वाले लोगों को कि भाई मेरा ये वाला काम का सेक्शन तुम कर दो, फिर वो लोग कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं अपना देती हूँ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो हम नहीं चला रहे, एप्लीकेशन एक तीसरी कोई कंपनी है उसको दे रखा है, वो देखती है। अब बेटा हम सारा काम यहाँ थोड़ी ना कर सकते हैं। ऐसे ही बीपीओज होते हैं, हम तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बीपीओज करते हैं बड़े लेवल पर। जैसे एग्जाम्पल, आपके देश का सबसे बड़ा बैंक क्या है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोचो कितने भारतीयों के खाते हैं, कभी ना कभी किसी के खाते में कोई इशू आता होगा, प्रॉब्लम आती होगी। अगर सारी भारत की जनसंख्या एसबीआई में जाके खड़ी हो जाए तो ये काम ही ना कर पाए। मेन काम जनसंख्या को डील करना नहीं है, तो एसबीआई ने अपना एक बीपीओ खोल दिया, जिसमें कि आप कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर नहीं देखा होते हैं, वो सीधे कॉल उनके पास जाती है। उनका बैंक से कोई सीधा लिंक नहीं है, लेकिन वो पूछेंगे जी आपकी दिक्कत क्या है? भाई मेरे अकाउंट में फलां जगह पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो कहेंगे सर आप ये वाला नंबर डायल कीजिए, ये कीजिए, इस प्रोसेस से आपका काम चल पड़ेगा। और हम उस प्रोसेस को करते हैं और हमारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये बीपीओ बेटा काम का ठेका ले लेते हैं कि तुम्हारे इस 50 में से 5 काम हम कर देंगे, बदले में तुम हमें इतने रुपए दे देना। तो जो भी आदमी तेज दिमाग होते हैं ना, जिनका काम फैल रहा होता है, सारे काम नहीं करते, वो काम को ठेके पे देना स्टार्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने उस प्रोसेस में आउटसोर्स अपने काम को दूसरों को दे दिया, उनको ठेका देके उनसे काम करवा लिया, आपका काम का काम हो गया। एसबीआई का सारा काम एज इट इज बैंक में चल रहा है, इसने बीपीओ छोटे छोटे सेंटर खोल दिए गुड़गांव में। अब कहीं चेन्नई से कॉल आ रही है, कहीं मुंबई से कॉल आ रही है, दिल्ली से, हरियाणा से, किसी गांव से, शहर से, इसको कोई टेंशन नहीं, इसने सारा काम दे रखा है बीपीओ। कॉल सेंटर्स बेसिकली तुमने सुने होंगे ना, यहाँ लड़के लड़कियां बैठते हैं 10-10 15-15 हजार रुपए में, वो सारे प्रोसेस को समझा देते हैं। तो वो मेंटल टेंशन खत्म हो गई, बैंक अपना काम करता जा रहा है। क्योंकि बेटा बैंक तब चलेगा जब बैंक क्या करेगा, बैंक एक संस्था है, कोई भी संस्था लॉस में नहीं चल सकती। बैंक भी तो कमाता होगा, तुम्हें क्या लगता है बैंक कमाई नहीं करता? अगर बैंक ना कमाए तो बैंक खत्म हो जाएगा। बैंक को भी कमाई करनी है और इसकी कमाई जनता करके देगी। बैंक कोई मशीन नहीं है कि पैसे बना लेगा, बैंक को कमाई करनी है तुमसे, मुझसे। तो बैंक क्या करेगा, अलग अलग योजनाएं लाएगा कि जी इस में पैसा इकट्ठा कर दो, आपको 18 साल बाद इतने लाख रुपए मिलेंगे, आप बेटी के जन्म पे 1000 रुपए हमारे पास जमा करा दो, जैसे ही आपकी बेटी 20 साल की होगी इतने लाख मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स लाते हैं ना बेटा, वो प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकते। ये पूरी धरती जो है ना, बिना लाभ के कोई संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन चल ही नहीं सकता, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, या कोई भी प्राइवेट बैंक हो। ये तो सरकारी बैंक है, ये भी प्रॉफिट पे चलता है। तो अब अपने काम ये खुद नहीं करता सारे, इसने भी क्या इस्तेमाल कर लिया, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉर्मल भाषा में ठेके पे काम देना और उनसे काम करवा लेना। चलो पढ़ के देखो। तो इली लिली हो गया, जेन पैक्ट पे आ जाओ। 1997 में बनी बीपीओ, यहां लिख लो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ब्रैकेट में ठेकेदारी प्रथा, अपना काम करवा लेते हैं ये। अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एक पेपर में बीपीओ का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आधों को पता ही नहीं था। वहां बिजनेस प्रोसेस आउटकम भी था, तो जिसने नहीं सुना वो आउटकम टिक कराया। आउटकम नहीं है ये, आउटसोर्सिंग है, बाहर से लोगों को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट पढ़ो। बीपीओ से संबंधित एक भारतीय व्यवसाय के रूप में शुरू हुई, बाद में स्वतंत्र कंपनी बन गई। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड, अंडरलाइन करो, वस्त्र निर्यातक, ये कपड़े बाहर भेजती है, जैसे थाईलैंड में, भूटान में, नेपाल में, तुर्की में। तो इस कंपनी का नाम है ओरिएंट क्राफ्ट। डीएलएफ तो कल मैंने समझाया था, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, राघवेंद्र सिंह 1946 बताया था ना, पढ़ो जरा डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस 1946 अंडरलाइन करो, चौधरी रघवेंद्र सिंह। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, हेडक्वार्टर दिल्ली, 22 कॉलोनी, ये दिल्ली में काटी थी इन्होंने, बहुत बढ़िया पॉश इलाके। आगे पढ़ो, दिल्ली में ही बनाई थी। 1985 अंडरलाइन करो, गुड़गांव में। तो हमारे हरियाणा में कब एंट्री हुई इनकी, 1985 में। राजीव गांधी का टाइम था बेटा, यंगेस्ट पीएम थे, तब फिर इनको दिल्ली से बाहर कर दिया था। ये टिक करो। 85 में गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम। क्या होती है रियल एस्टेट?
जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती। क्या पैसा रियल एस्टेट है? नहीं। अगर आपने कहीं रेंटल प्रॉपर्टी बना ली, कहीं वेयर हाउस बना दिया, कोई आपने बहुत फ्लैट बना के डाल दिए, ये रियल एस्टेट है बेटा। इसमें हमेशा हमेशा पैसा बढ़ता है। बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है, तिजोरी में पैसा नहीं बढ़ता, वो तो पड़े पड़े उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि पैसा रोज 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 अपनी वैल्यू को खो रहा है। तुम्हारे सामने देख लो, पहले 20 लाख में बहुत बढ़िया जिंदगी चल सकती थी अगर किसी के पास 20 लाख रखे हो तो, लेकिन आज 20 लाख में बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। एक नॉर्मल सी शादी करने में भी 25-30 लाख रुपए तो सबसे जो मिनिमम करेंगे ना उसमें, क्योंकि गोल्ड ही देख लो कहाँ चला गया। कहीं भी रेंटल कुछ बना लो तो वो एक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, उसे कहते हैं रियल एस्टेट। ये टिक कर लो, रियल एस्टेट का काम शुरू किया। तो डीएलएफ एक्चुअल में कब बनी थी? 1946। तुम्हारे यहाँ कब आई? 85 में। क्या नाम था उस आदमी का? चौधरी रघवेंद्र सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और कितनी कॉलोनी काटी? 22। अब दिल्ली को कौन संभाल रहा है? डीडीए। यहाँ लिख लो दिल्ली क्या, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सरकारी है बेटा, उसमें आधे लोग खा जाते हैं पैसे, उनके फ्लैट भी वैसे नहीं है जैसे इनके थे। डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे कहते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण। चलो नेक्स्ट पर आओ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तुम्हें टाटा के बारे में पता है? टाटा में सबसे पहला बड़ा नाम किसका था? ये जो रतन टाटा आप गुजरे हैं ना बेटा, ये तो बहुत बाद के हैं। इनसे पहले कई टाटा थे। एक नाम तुमने सुना हो, जेआरडी टाटा। हाँ, अब शांति से सुनो। जमशेदजी टाटा का नाम तुमने सुना होगा। ये टाटा बेटा, रतन टाटा इनके बेटे नहीं थे, इनका तो दूर का रिलेशन था। टाटा की एक खास बात पता है क्या है? बाप ने अपना बिजनेस बेटे को नहीं दिया, उन्होंने काबिलियत को इंपॉर्टेंस दी, और अपनी रिश्तेदारी में कोई काबिल दिखा तो उसको बना दिया। जो हमारे सामने अभी रतन टाटा की डेथ हुई थी ना पिछले साल, तुम्हें याद होगा, तो वो डायरेक्ट उनके बेटे थोड़ी ना थे जिन्होंने काम धंधे शुरू किए थे, उनके परिवार में नहीं थे, सीधा ब्लड रिलेशन नहीं था। जेआरडी टाटा वो आदमी है जो 1904 में जन्मे। आजादी से पहले इन्होंने बेटा बहुत यात्राएं की विदेशों की, बहुत कुछ सीखा, और इन्होंने ही सबसे पहले पैसा लगाया था टाटा एयरलाइंस में। तुम्हें ज्योग्राफी में परिवहन का टॉपिक पढ़ाते हुए सर ने बताया होगा, 1930s में टाटा एयरलाइंस को बना दिया था, स्थापित कर दिया था। और ये पायलट से, पता है, ये पेशे से खुद इन्होंने प्लेन उड़ाया था। टाटा एयरलाइंस में पैसा लगाया, टाटा ने दुनिया भर के काम धंधे किए। उन्हीं टाटा की बात कर रहे हैं, उन्होंने फिर देखा टाइम बदल रहा है, तो टाटा ने, जैसे उस टाइम की बात करूं, टिस्को का नाम अगर तुमने सुना हो, टाटा आयरन एंड स्टील, हाँ, कॉरपोरेशन। टाटा की आयरन एंड स्टील यानी भारी उद्योग धंधे, टाटा की गाड़ियां देखो, टाटा के जो ये टेम्पो और ये सब चलते हैं, इन्होंने बहुत पैसा बेटा अलग अलग फील्ड्स में लगाया। हमारे जब बात कर रहे हैं अपनी गुड़गांव की, तो इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक तरह का वही जिसमें आप ठेकेदारी प्रथा, मतलब ये भी काम कर रहे हैं। इन्होंने देखा दुनिया बीपीओस की तरफ जा रही है, तो इन्होंने भी उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। वही है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर सेवा, अंडरलाइन करो, सॉफ्टवेयर और आईटी और बीपीओ। बीपीओ क्या बताया? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, से संबंधित सेवा। यानी ये भी काम को ठेके पे लेके, देखो खुद तो कितने अमीर और बड़े हैं ही, ये भी किसी के काम को ठेके पे लेके उससे पैसा लेके और उसको फिर आगे पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये पैसा उनसे ज्यादा ले लेते होंगे बेटा, हर कोई ऐसा ही करता है, और फिर आगे सर्विस इनको सस्ती पड़ती होंगी। 10-10, 12-12 हजार में गुड़गांव में इतने लड़के लड़कियां बैठे हैं जिनका बात करने का तरीका अच्छा है, जबान अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, वो 12,000 15,000 में पूरा महीना काम करते हैं। तो ये टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बीपीओ की सेवा देने वाली, वही ठेकेदारी वाली। इसकी स्थापना 1968 में, अंडरलाइन करो, जेआरडी टाटा और एफसी कोहली ने 1968 में। तो हरियाणा बनने के 2 साल बाद ही हमारे यहाँ किसने पैसा लगा दिया? टाटा ने। क्या बना दी? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये किस किस फील्ड में है? सॉफ्टवेयर में है ये। यहाँ बीपीओ, बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, 68 से। एफसी कोहली, यहाँ जहाँ लिखा है ना जेआरडी टाटा का नाम, यहाँ लिख लो बेटा। ये ना फ्रेंच इंडियन थे, इनकी माताजी फ्रांस की थी, पिताजी इनके इंडियन। तो क्योंकि हमारे यहाँ पितृ सत्ता है, तो इनका नाम फिर अपने पिताजी के कारण है। लिख लो, फ्रेंच इंडियन। इनका बर्थ बेटा फ्रांस में हुआ था, इनकी माताजी फ्रेंच थी। 1904 से 1993 अब तक बैठे थे, कुछ साल पहले तक, 1904 से 1993, 68 में हरियाणा में आ गए थे ये। ऐसा नहीं कि हरियाणा में बैठे रहे, इन्होंने तो पूरे देश में काम फैलाया अपना।
ठीक है। और यही लिख लो टाटा एयरलाइंस, वो इन्हीं की देन है। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है, देश के सबसे बड़े 2 अवार्ड। टाटा एयरलाइंस पद्म विभूषण। नहीं बेटा, टाटा को, एएस कोहली का उतना बड़ा नाम नहीं है, जेआरडी टाटा, सब टाटा के बारे में बता रही हूँ ये। तो टाटा के बारे में क्या लिखा तुमने? टाटा एयरलाइंस 1904 में जन्म, 1993 में डेथ। माताजी इनकी फ्रेंच थी, पिताजी इनके इंडियन थे। और कौन से प्राइज मिले इनको? भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, ये मेन सी बातें हो गई। चलो आगे पढ़ो अब। बेनेटन, तुमने बेनेटन के शोरूम्स देखे होंगे ना जगह जगह पर, उसमें कलरफुल से कपड़े बिकते रहते हैं, ध्यान दिया है? बड़े कलर्स का इस्तेमाल करता है बेनेटन। बेटा एक ग्रुप है, ये बेल्ट बनाता है, शूज बनाता है और कपड़े बनाता है। तुम अगर कभी किसी मॉल में जाओगे तो बेनेटन का शोरूम तुम्हें दिख जाएगा। टिक करो बेनेटन। ये कपड़े, जूते, बैग बनाती है और गुड़गांव में है बेनेटन समूह। ग्रो एग्रो, एग्रो से तुम्हें क्या लग रहा है किससे संबंधित होगा? एग्रीकल्चर। ये सीड्स के ऊपर काम करती है बेटा कंपनी। टिक करो, ग्रो एग्रो सीड्स कंपनी, 1977। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, डीएनए फिंगरप्रिंटर्स की सहायता से प्लांट ब्रीडिंग, डबल टिक कर लो, प्लांट ब्रीडिंग। ये सीड्स के ऊपर काम करती है, हाई यील्डिंग वैरायटी, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स के ऊपर। क्या नाम है इस कंपनी का? ग्रो एग्रो सीड्स कंपनी। कब बनी थी ये? 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव। जो पढ़ रहे हैं सारे गुड़गांव के हैं। ग्रो एग्रो सीड्स पूछेंगे तो गुड़गांव। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपके बनते ही 2 साल बाद किसने बना दी थी? जेआरडी टाटा। टाटा जो थे जेआरडी, इनकी माताजी क्या थी? हाँ, इनका बर्थ प्लेस है फ्रांस, तो ये फ्रेंच इंडियन है। कौन से 2 बड़े प्राइज हमने दे रखे हैं? भारत रत्न और पद्म भूषण। कौन सी एयरलाइंस में इनका काम था? ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। आईबीएम, आईबीएम सुना है? बीपीओज में सबसे बड़ा नाम। जैसे ना बेटा, जितने लोग दिल्ली से लगते एरिया में गुड़गांव के आसपास रहते हैं, बहुत सारे गांव हैं हमारे हरियाणा के गुड़गांव में, उन सबकी इच्छा पता है क्या होती है? कि अगर हमने 12वीं कर ली और हमारा बात करने का तरीका थोड़ा सा ठीक है ना, तो हमें जिस कंपनी से हम जुड़े, सब इच्छा रखते हैं आईबीएम कंपनी। बेटा इस कंपनी की ना धाक है, यहाँ अगर आपको एक बार जॉब करने का मौका मिल गया तो फिर आपको बाकी सेक्टर्स में इंपॉर्टेंस मिल जाती है। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आईबीएम में इंटरव्यू में ही बाहर निकाल देते हैं। इनके यहाँ पे कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया जाता है और आपका एक्सेंट वो जाटू या हरियाणवी या लठमार भाषा नहीं चलेगी, तो इसलिए आईबीएम में इंटरव्यू देना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आप उस लेवल के हैं। ये कंपनी है आईबीएम। अंडरलाइन करो, अमेरिकी है, अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रौद्योगिकी परामर्श कंपनी। बीपीओ अंडरलाइन कर लो, अमेरिकी बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अपनी बताना बीपीओ हमारी टीसीएस। टीसीएस किस सन में बनी थी? 68 में। जैसे हमारी टीसीएस है, ऐसे ये अमेरिका वाली का नाम क्या है? आईबीएम। आईबीएम में पहुंचना बड़ी बात मानते हैं। सेवाएं उपलब्ध कराती है, अमेरिकी की है। अगला परफेटी वैन मेले। अब एक बार बोर्ड पे देखो, पिछली बार ये पेपर में आ गया, कुछ लोगों को लगा ये मेला है, प्रीवियस ईयर में था ये। परफेटी वैन मेले सुन के लग रहा है कोई मेला है, पता है क्या है ये? मेंटोस का ऐड देखा है? मेंटोस है ना, जो वो गोली सी एक वो खाते हैं। बेटा ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी का नाम हम नॉर्मल लोगों को लग रहा है ये कैसा नाम रखा, मेले पेले कोई कंपनी का नाम होता है? इसने अपनी कंपनी का नाम यही रखा। तो परफेटी वैन मेले एक कंपनी का नाम है जो कुछ टॉफी चॉकलेट टाइप की चीजें बनाती है और इसका हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव में है। प्रीवियस ईयर में आया और लोग टिक कराए कि ये तो मेला है। ये मेला नहीं है, ये कंपनी का नाम है। चलो टिक करो, परफेटी वैन मेले। मानेसर अंडरलाइन कर लो। फिर टिक करना, कन्फेक्शनरी और बेकरी। बेकरी पता है ना, ये बिस्किट्स और ये रस्क और ये सब जो बनते हैं। तो कन्फेक्शनरी और बेकरी 1994 में स्थापित, अंडरलाइन कर लो। एल्पेनलीबे, देखा है एड्स आते हैं एल्पेनलीबे के, और मेंटोस, ये जितनी ये गोलियां और ये इस तरह टॉफी टाइप की चीजें हैं, ये कंपनी बनाती है। क्या नाम है इस कंपनी का? परफेटी वैन मेले। कहाँ इसने अपनी यूनिट बनाई? मानेसर। कब बनी है ये? 1994। तुम्हें एक बात पता है सब लोगों को, 1991 के बाद भारत ने अपने रास्ते खोल दिए थे। किसके लिए? हाँ, विदेशी लोगों के लिए, कि आ जाओ हमारे यहाँ अपनी कंपनी लगा लो और हम आपको लाइसेंस दे देंगे आसानी से। उसके कारण ना बेटा तुम्हारे देश में चॉकलेट का बड़ा प्लांट लगा, हरियाणा में, संभालका में, पानीपत में। नेस्ले सुना होगा ना तुम लोगों ने? नेस्ले की सबसे फेमस क्या है? चॉकलेट। नेस्ले की चॉकलेट
लेकिन नेस्ले इन्फेंट फूड भी बनाती है। अब मेरी बातों को सुनना, ये पेपर में आई हुई है सारी। इन्फेंट मतलब बच्चे, छोटे छोटे शैशव अवस्था वाले, वो 2 4 6 महीने वाले, उनके लिए फूड भी बनाती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुम्हें नहीं पता तो अच्छी बात है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। बेटा जो इन्फेंट फूड होता है ना, वो बहुत महंगा बिकता है। छोटा सा डब्बा कई हजार रुपए का देते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है। बच्चे की माँ, मान लो किसी की माँ पैदा करते टाइम एक्सपायर हो गई, तो बच्चे को फीड तो चाहिए, तो उसके फूड टाइप की जो चीजें हैं ना, वो ये बनाते हैं नेस्ले वाले। नेस्ले ने आपके यहाँ ढूंढा कि सस्ती जमीन कहाँ, दिल्ली से लगता है एरिया, तो दिल्ली से लगता हरियाणा। और हरियाणा में पानीपत में बेटा समालका जो है ना, पट्टी कल्याणा गांव सुना है ना सब लोगों ने, उसके पास इन्होंने उस जमाने में जमीन लेके और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। आज सोचो उस टाइम की जमीन के क्या ही इन्होंने रुपए दिए होंगे। आज ये कितनी बड़ी कंपनी कितने रुपए छापती है, कितना रुपया हमसे लेती है रुपया, क्योंकि खाने वाले भी तो हम ही लोग हैं, हमसे कमा के है विदेशी कंपनी। ऐसे ही सोनीपत में, यहीं पास में ही सोनीपत से लगते एरिया में, छोटी छोटी वो बॉटल बनती है याकुल्ट की, है ना, उसमें क्या है बेटा, वो कुछ ml का एक, उसको एक घूंट मान लो, एक घूंट सब वो दूध और लस्सी को मिक्स कर दें, जिसको हमारे यहाँ पे पुराने लोग नहीं खाते थे, उसको गोजी बोलते थे ना शायद कुछ, हाँ। अब ये मान लो उसको एडवांस तरीके से बोतलों में भर दिया, और एक बोतल कई रुपए की बेच रहे हैं, और लोग पागलों की तरह पी रहे हैं उस बोतल को ले लेके। वो हमारा यहाँ का नेचुरल फूड था। हमारे यहाँ पर इस चीज को हमने कभी सोचा थोड़ी ना। आज बेटा वो विदेशी कंपनी उसको बोतलों में भर के और सलमान खान से ऐड करा रही है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, जो करोड़ों रुपए लेता होगा ये बोलने के कि मैं याकुल्ट पीता हूँ, वो थोड़ी ना पीता होगा, लेकिन उसको देख के कितने 80 लाख बॉटल पर डे बन रही हैं, और कितने साल से बन रही हैं, कंज्यूम होंगी तभी बनेंगी ना बेटा। तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस हमारे यहाँ खोल दिया। और ये वो इलाका है जो दूध दही का प्रदेश है, जहाँ दूध की और दही की हमने कभी कमी नहीं देखी। यहाँ लस्सी तो फालतू की चीजों में आती थी, जो कोई आया गया है तो लस्सी तो देना, ये मानते थे खाली हाथ तो क्या ही भेजना, लस्सी तो कम से कम दे ही सकते हो। उसको बेटा वो आज करोड़ों रुपए छाप रहे हैं उन बोतलों को भर भर के, हमें हमें नहीं दे रहे, पूरे देश में बेच रहे हैं। वो मुंबई में स्टार्स भी पीते होंगे, वो तमिलनाडु केरला में बैठे लोग भी पीते होंगे। तो इन विदेशी कंपनियों ने ना आके आपके यहाँ सस्ती जमीनें देखी और देखा दिल्ली से लगता है एरिया, यहाँ लगा दिए ये प्लांट। चलो पढ़ के देखो अब। परफेक्टी वैन मेले हो गया, PYQ लिख लो, ये प्रीवियस पिछले ही वाले में आया हुआ था बेटा। ये मेला नहीं है, ये मेंटोस की टॉफी और ये एल्पेनलीबे की टॉफी बनाता है। नेक्स्ट देखो, SRF लिमिटेड 1968 करो, रसायन बनाती है बेटा, केमिकल्स, तरह तरह के उद्योग धंधों में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ना, जैसे कपड़े बनाने हैं, बैग बनाने हैं, सब में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो SRF लिमिटेड कोई कंपनी है जो गुड़गांव में है, 1968 में बनी। डाबर इंडिया पे आ जाओ। डाबर का सबसे फेमस क्या है? डाबर का च्यवनप्राश, डाबर का तेल, डाबर का हनी, सर्दियों में देखा नहीं तुमने डाबर का? ये डाबर हमारी है, हमारी इंडियन। तो डाबर ने अपना कामकाज किया, अंडरलाइन करो, डाबर इंडिया। ये भारत की है, तुम ज्यादातर विदेशी पढ़ रहे थे ना, अमेरिका की, ये हमारी है, भारत की उपभोक्ता सामान कंपनी। यहां लिख लो डाबर हनी, च्यवनप्राश, ये इसके मेन है बेटा, ये अपनी इंडियन है। जैसे TCS क्या है? हमारी। और अगर पूछें इली लिली तो अमेरिका की, अमेरिका की, ऐसे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से, रेनबैक्सी, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, ये बेटा दवाइयों की है। रेनबैक्सी देखा, कई दवाइयों के पैकेट पे लिखा होता है। कभी ना दवाई का, जब मान लो दादा परदादा के लिए दवाई का लिया, तो उसमें पढ़ा करो, नीचे लिखा होता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, किसी एक का नाम। रेनबैक्सी हमारी है, अंडरलाइन करना। रेनबैक्सी लेबोरेटरीज भारतीय फार्मास्यूटिकल, जैसे इली लिली किसकी थी? अमेरिका। ये हमारी है, ये हमारे लिए दवाई बनाती है, हमारी कंपनी है। यहां लिख लो इली लिली अमेरिकन, तो उसको टक्कर देती है हमारी रेनबैक्सी। नेक्स्ट टिक करना, स्थापना 1961 में, तो हरियाणा बनने से पहले ही बन गई थी गुड़गांव में, उस टाइम पंजाब में थी ये। रेनबैक्सी इंपॉर्टेंट है बेटा। IMT, IMT का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, ये सॉरी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ये टिक कर लो। IMT मानेसर, गुड़गांव में स्थित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक के पास इंडस्ट्रियल लिख लो, मॉडल टाउनशिप तो सेम ही है। IMT मानेसर में बताना, ये मारुति ने प्लांट किस साल में लगाया था? 2007, यहाँ लिख लो मारुति प्लांट 2007। 7 से 12 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं, वो भी लिख लो, 11th 5-year प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट पे आओ,
टेलीपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर है गुड़गांव में। गुड़गांव में इस तरह के सब सेंटर्स मिलेंगे जो तुम्हें पता ना चले, तो टिक मार्क कर देना गुड़गांव। आईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग, अंडरलाइन करो गुड़गांव। आईटी और ऑटोमोबाइल हब है ये। ऑटोमोबाइल किसके कारण है? गाड़ियों, मारुति के कारण। और टेलीकॉम क्यों है बेटा? ये पूरा आईटी इसी के पास तो है, तो ये टिक कर लो। आईटी और ऑटोमोबाइल का हब है हमारा गुड़गांव। मुंजाल शोवा लिमिटेड कंपनी हर गाड़ी में, टू व्हीलर फोर व्हीलर में शॉक जो एब्जॉर्ब कर ले उसको लगे होते हैं ना, मुंजाल नाम के एक परिवार ने बेटा ये लगाई थी कंपनी, इंडियन ने। टिक करना, मुंजाल शोवा लिमिटेड कंपनी टू व्हीलर फोर व्हीलर्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण करने वाली कंपनी। कहाँ है मुंजाल शोवा? गुड़गांव में। पेप्सिको कोका कोला करो, बताओ किस देश की हैं दोनों? अमेरिका। दोनों टक्कर की हैं और दोनों कहाँ की हैं? अमेरिका। जल्दी से लिख लो अमेरिका। पेप्सिको बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय, खाने के सामान बनाती है और पेय पदार्थ, और कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय। किस देश की है ये मेन? अमेरिका। दुनिया भर में यूनिट लगा रखी है अमेरिका की। नेक्स्ट टिक करना, हीरो मोटोकॉर्प। बताओ हीरो क्या करता है? हीरो होंडा बाइक है ना, होंडा कहाँ की थी? जापान की। हीरो थी हमारी हीरो ने होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया और बाइक्स निकाली, लेकिन फिर इनका कोलैबोरेशन टूट गया, जैसे मारुति और सुजुकी का टूट गया ना हमारे सामने, ऐसे ही। पढ़ो फटाफट से। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी, अंडरलाइन कर लो, सबसे बड़ी मोटरसाइकिल। संस्थापक टिक करना हमारे ब्रिजमोहन लाल मुंजाल। एक मुंजाल शोवा भी था जो वो शॉक ऑब्जर्वर करते थे, एब्जॉर्ब। ये टिक करना, ब्रिजमोहन लाल मुंजाल। मुख्यालय नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प का मुख्यालय तुम्हारे यहाँ नहीं है, कहाँ है? दिल्ली में। जैसे डीएलएफ पहले कहाँ काम करता था? दिल्ली। ऐसे हीरो मोटोकॉर्प का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कहीं गुड़गांव टिक कराओ। पढ़ो आगे। 4 निर्माण की इकाइयां हैं जहां बाइक्स का निर्माण होता है। धारूहेड़ा हमारा, रेवाड़ी, लिख लो रेवाड़ी में बाइक बनती है। गुड़गांव, हरिद्वार और नीमराणा राजस्थान में। अंडरलाइन करना। 84 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। क्या तुम्हें याद है मारुति और सुजुकी का कामकाज भी 81 के बाद हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग 82 में। जब हम गाड़ियां बना रहे थे ना, उसी टाइम एक और परिवार काम कर रहा था कि हम बाइक्स बनाएंगे। बताओ गाड़ियों पे काम किसने किया था? मारुति उद्योग लिमिटेड, जो आगे जाके फिर मारुति सुजुकी बना। उसी टाइम पर ये 81, 82, 83, 84, 85 बड़े लकी साल थे बेटा, इनमें बहुत काम हुआ हरियाणा से लगते एरिया में। टिक करो। निर्माण इकाइयां हो गई नीमराणा। 84 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब इसका नाम हीरो होंडा मोटर लिमिटेड था। होंडा मोटर्स कंपनी जापान की कंपनी, टिक कर लो, होंडा जापान की, हीरो हमारी। धारूहेड़ा में इसकी एक यूनिट, एक गुड़गांव में, एक हरिद्वार में और एक राजस्थान के नीमराणा। बाइक कितनी जगह है? 4। और ये गाड़ियां 3, एक तो गुजरात का प्लांट, एक तुम्हारा गुड़गांव का, एक तुम्हारा मानेसर, और चौथा लग रहा है हमारे खरखौदा में। आगे पढ़ो। 1983 दोनों कंपनियों के बीच समझौता, अंडरलाइन करो समझौता। कौन सी दो कंपनी? मारुति नहीं है ये, हीरो और होंडा। हीरो होंडा दो कंपनी है, हीरो हमारी, होंडा जापान की। मारुति हमारी, सुजुकी जापान की। हमने जापान की बहुत मदद ली है 80 से लेके 85 के बीच में। ये टिक कर लो, दोनों कंपनी के पास लिख लो, हीरो प्लस होंडा, हीरो हमारी, होंडा उनकी। 85 में एक फेमस बाइक थी बेटा, CD100, पुरानी बाइक है ना, अभी भी आती है शायद। और एक स्प्लेंडर, सबसे प्रसिद्ध हुई स्प्लेंडर। नॉर्मल किसी भी लड़के की एक टाइम पर पसंद थी कि स्प्लेंडर बाइक हो, उस जमाने में एक, आज भी है, आज उसने अपने शक्लो सूरत बदल दी है। टिक करो। 83 में समझौता, 85 में धारूहेड़ा मतलब रेवाड़ी में व्यापारिक उत्पादन शुरू। CD100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बाइक। तो बताओ इंडिया में पहली बाइक जो इन्होंने बनाई, क्या नाम था इसका? CD100। और आज तक बनती है CD100। अब बन रही है, बंद हो गई? बंद हो गई, अब अपग्रेड कर दी होगी ना थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। 1995 में बाइक आई थी स्प्लेंडर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइकों में जिसका नंबर गया था। स्प्लेंडर किस सन में बननी शुरू हुई? 1995। बेटा टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा स्पीड से टिक मार्क करो, 2-3 बार बेल बज गई, फिर वो कहेंगे मैम आपने लेट करा दिया, पेपर भी तो है तुम्हारा, जल्दी टिक मार्क करना। 1997 में गुड़गांव में इकाई लगी, पहले कहाँ थी? धारूहेड़ा। पहले कामकाज स्टार्ट हुआ धारूहेड़ा, अब लग गई गुड़गांव में। 2011 टिक करो। 26 साल पुरानी पार्टनरशिप समाप्त, यानी जापान से हमने दोनों से हाथ खींचा,
हमने गाड़ी बनाने वाला भी अलग कर दिया और बाइक वाला। गाड़ी वाले कौन थे? मारुति सुजुकी। मारुति के ऊपर एक तरह से सरकार ने कि भाई एक लिमिटेड टाइप की फॉर्म बना दो, फिर अपने शेयर बेच दिए। अब किसके पास है वो? सुजुकी। हीरो और होंडा की पार्टनरशिप टूट गई कितने साल बाद? 26 साल बाद। नेस्ले टिक कर लो। एक स्विस, स्विस का मतलब क्या हुआ बेटा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय कंपनी। इसके पास जल्दी से लिखो, इसका जो मेन कामकाज है, हेडक्वार्टर जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां चॉकलेट वॉकलेट बनती हैं, ये है संभालका पानीपत। लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभालका पानीपत। और बेबी फूड बनाती है, इन्फेंट फूड बोलते हैं बेटा उसको। इनफेंट, इन्फेंट मतलब बहुत छोटा बच्चा। इन्फेंट फूड, इसमें बहुत पैसा कमाती है ये, इन्फेंट फूड। ठीक है, यहीं लिख लो, कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है इसका। ये गुड़गांव में इसलिए दे रखा है क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां से ये डीलिंग्स करती है। मेन कामकाज बनाने का करती है हमारे संभालका में, पट्टी कल्याणा जो गांव है ना एरिया, वहां है। तो संभालका पानीपत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस का है जहां डीलिंग्स होती हैं, पैसों की बातचीत होती है, वो गुड़गांव में। नेस्ले क्या बनाती है? चॉकलेट और इन्फेंट फूड बच्चों के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, HCL। HCL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। लिखो जल्दी से, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हमारी देखा नहीं HCL के लैपटॉप वगैरह होते हैं, HCL के, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। अंडरलाइन करो, भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, IT लिख लो यहां, ये हमारी पर्सनल, हमारे इंडिया की है, HCL। नेक्स्ट पे आओ, RR ऑटो। ये ऑटो जो ये पार्ट्स होते हैं ना बेटा इनके, गाड़ियों के कल पुर्जे, इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन, ये सब चीजें बनाती है, स्पेयर पार्ट्स कह लो। RR ऑटो टिक करो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता। यहां लिख लो ऑटो पार्ट्स बनाती है। ऑटो पार्ट्स जिसमें इंजन बनता है, ब्रेक बनता है, शॉक एब्जॉर्ब करने वाले बनते हैं, ये सब चीजें, सस्पेंशन वगैरह। थोड़े से समझ में आ गए? ठीक है, आज का लास्ट करा देती हूँ वरना फिर वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे कि तुमने क्लास लेट करा दी। मैं छोड़ रही हूँ बेटा, बस छोड़ दी मैंने क्लास। 30 पर देखो, एक टेबल है बेटा, टेबल। ये टेबल पता है क्या है? हमारी खेती में गन्ने का प्रोडक्शन हम बहुत करते हैं और गन्ने का इस्तेमाल करते हैं चीनी की मिल। ध्यान से बोर्ड पे देखो, चीनी की मिल तुम्हारे यहाँ एक चीनी प्रसंघ बना हुआ है जिसका काम है चीनी के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर बनाना। ध्यान से समझना। लेकिन एक हमारी मिल है जो इसकी बात नहीं मानती। वो किसकी बात मानती है? वो मानती है हैफेड की बात। अब ये हैफेड क्या है? 1966 में पंचकुला में हेडक्वार्टर बनाया। जिस साल हरियाणा बना, हरियाणा खेती वाला राज्य था, हरियाणा को कहा एक फेडरेशन बना लो खेती से संबंधित, जो किसानों की हेल्प करेगी बीज सप्लाई करने में, फर्टिलाइजर्स में, टाइमली पेस्टिसाइड्स देने में, मार्केटिंग का काम करेगी ताकि उनका सामान बिक सके। हैफेड के प्रोडक्ट किसानों से लेंगे, अपनी पैकेजिंग करेंगे और बेच देंगे। तो हैफेड किसानों के सहायता के लिए एक सरकारी संस्थान है। हेडक्वार्टर कहाँ बताया मैंने इसका? पंचकुला। किस सन में बना था बेटा ये? 66 में। अब ये देखने में हरियाणा फेडरेशन है लेकिन इसका लंबा चौड़ा नाम है जो मैं कल लिखाऊंगी, आज बस टिक मार्क कर लो। पानीपत बस पढ़ लो, पानीपत की सहकारी चीनी मिल है, सिर्फ पढ़ लो। 56 में बनी, यानी हमारे बनने से पहले ही बन गई, 10 साल पहले। करनाल की सहकारी चीनी मिल बनी 1977, जब देश में आपातकाल खत्म हुआ, सिर्फ पढ़ लो। शाहबाद की बनी, शाहबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र। शाहबाद है, ह के आगे से मात्रा हटा लेना। ये 84-85 में बनी। इसके बाद कैथल की सहकारी चीनी मिल 91 में बनी। सोनीपत की मिल लगी थी, नहीं बेटा ये गलत है, 2008-9 में इस पर दोबारा काम हुआ। ये 1976 के आसपास की है, मैं इसको दोबारा देख लूंगी एक बार, जितना मुझे याद है 76 के आसपास की है। रोहतक की सहकारी चीनी मिल 1956/2009, जब दोबारा से काम होता है ना कुछ दोबारा, तो उसके लिए। फिर बस पढ़ लो, महम की, जींद की, पलवल की, हांसी की, यमुनानगर की और गोहाना की। इनमें से एक नहीं मानती जो सब लोग कहते हैं चीनी मिल प्रसंग, बस एक कहती है मैं किसकी बात मानूंगी? हैफेड की। हैफेड हरियाणा का एक फेडरेशन है किसानों के लिए। इनमें नीचे जल्दी से टिक कर लेना, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1966 में। तो जो चीनी मिलों का संघ है ना, एक मतलब अपनी ऑटोनोमस बॉडी, वो 66 में बनी। सरस्वती चीनी मिल, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समझाऊंगी, इससे अगला टिक कर लो, इसको पहले मैं पढ़ाऊंगी बेटा। वर्तमान में हरियाणा में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं
जिनमें से असंध, असंध के ऊपर करनाल लिख लो। करनाल की चीनी मिल का संचालन हैफेड करता है, बाकी 10 मिलों का संचालन चीनी मिल प्रसंग। और ये कब बना था प्रसंग? 1966 में। लिख लो यहाँ, ये 66 वाला देखता है सबको, एक नहीं मानती इसकी बात। कहाँ वाली? असंध वाली। नेक्स्ट चेक करना, हरियाणा के शाहबाद, केयू लिख लो, कुरुक्षेत्र की, करनाल और पानीपत, इनकी चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए नेशनल लेवल के 3 पुरस्कार मिले। तो हरियाणा की इन मिलों में से 3 को नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। किस किस को? शाहबाद को, पानीपत को और करनाल। अब सोचो, कुरुक्षेत्र के नीचे करनाल और उसके नीचे पानीपत, तीनों एक लाइन में है। चलो बाकी कल पढ़ाऊंगी। बेटा बहुत टाइम मत लगाना, पेपर शुरू हो फटाफट से अपना पानी या वॉशरूम जिसको जाना है बहुत देर मत लगाना, क्योंकि आज टाइम कम है।